जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपके अपने चैनल सैनी विथ मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 2 समाप्त कर चुके हैं, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही भावात्मक पूर्ण हमने उसको पढ़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 3, जिस पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम पहले पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जब चर पद की घात एक होती है। ठीक है, चर पद की घात एक होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन इस अध्याय का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का किस प्रकार मानक रूप बनेगा। चलिए देखो, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हम कह सकते हैं ऐसी समीकरण जिसमें दो चर पदों की घात एक होती है, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है एग्जाम्पल में ही मानक रूप लिखा है उसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे चर पद कितने हैं, एक्स और वाई दो हैं, ये हमारे चर पद हैं। तो हम कह सकते हैं चर पदों की संख्या कितनी है, चर पद कितने हमारे पास, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक, अगर मैं कहूं x का गुणांक क्या है, यह आप भली बात ही जानते हैं, हमने अध्याय 2 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है कि गुणांक क्या होते हैं। तो x का गुणांक क्या है, यहां पर a है। बात करें y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है हमारा, b है। ठीक है, जिसके साथ चर पद नहीं है, मतलब उसको हम कहते हैं अचर पद, वो क्या है हमारा, c है। अगर देखा जाए चर पदों की अधिकतम घात कितनी है, चर पदों की अधिकतम घात कितनी है, एक। तो इस प्रकार इस अध्याय का नाम पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जहां पे हम दो चर पढ़ते हैं और दोनों चरों की जो घात होती है वो अधिकतम एक होती है। ठीक है, ये चर पद मैंने x और y लिख दिया, दो चर पद है हमारे, जैसे हमने इससे पिछले अध्याय पढ़ा था वहां पे एक ही चर पद यूज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो चर पद यूज हो रहे हैं x और y, दो चर पद हमारे पास, एक x है और एक y है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इस अध्याय में दिया क्या है। पहले हम प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि उस प्रश्नावली में दिया क्या है, उसमें क्या चीज समझाई गई है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने मानक रूप लिखा था इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो हम जानते हैं प्रश्नावली 3.1 में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने की ग्राफीय विधि समझिए। ठीक है, ग्राफ आप जानते हो, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार, ये ग्राफ बनता है, एक एक्स अक्ष होता है, माइनस एक्स होता है, एक वाई होता है, एक माइनस वाई होता है, कोई लाइन ऐसे जाती है, कोई लाइन ऐसे जाती है, प्रतिच्छेद करती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि गुणांक और जो चर पद है उनमें किस प्रकार संबंध निकालेंगे और उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रेखा, कौन सी समीकरण हमारी किस पर लाइज करेगी। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मान लो मैंने माना कि दो रैखिक समीकरणों का युग्म निम्न है। जानते हैं, मैं लिखा a1 x प्लस b1 y प्लस
C1 बराबर 0। समीकरण पहली ये है। समीकरण दूसरी मैंने मान ली A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। ये समीकरण मेरी सेकेंड है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ स्थितियां पढ़ेंगे जिससे कि आप पहचान पाओगे कि इसमें हम कैसे अंतर डिफाइन करेंगे। पहली स्थिति यह है कि अगर मान लो A1 अपॉन A2, मतलब A1 और A2 का जो अनुपात है वो B1 और अनुपात B2 के बराबर नहीं है, तब ऐसी समीकरण को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब A1 और A2 के गुणांक का अनुपात B1 और B2 के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है, तब ऐसी समीकरण हमारी प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे प्रतिच्छेद के साथ साथ ये हमारी संगत भी होगी। क्या होगी? संगत। ठीक है, आगे पढ़ें। इसका सिर्फ केवल एक हल होगा, केवल एक हल, एक हल होगा, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं या अद्वितीय हल। हम इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, अब जानते हैं दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति मैंने मान लिया कि जो A1 और A2 गुणांक का अनुपात है वो B1 B2 अनुपात के गुणांक के बराबर है। तो जब भी बराबर की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हमें एक चीज और चेक करनी है, क्या C1 अपॉन C2 का जो गुणांक का अनुपात है वो बराबर है या नहीं है। तो पहली स्थिति हम इसमें जो मानेंगे वो मानेंगे कि C1 अपॉन C2 का जो गुणांक का अनुपात है वो बराबर नहीं है। अगर ये दो बराबर है तब हम तीसरी कंडीशन को भी चेक करेंगे पहले, क्या वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तब ऐसी रेखा को हम बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलेंगे हम? समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अभी मैं आपको उदाहरण के साथ भी समझाऊंगा, प्रत्येक उसके एक उदाहरण दूंगा जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कोई हल नहीं है। दूसरा, ये संगत है या असंगत है, तो इसको हम बोलेंगे ये असंगत है। समझ गया? ये क्या है? हमारा असंगत है। अब हमारी तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में लिखता हूं अभी। चलिए देखिए, तीसरी स्थिति क्या है हमारी, कि जैसे मैंने ये बताया कि अगर A1 और A2 के गुणांक का अनुपात B1 B2 गुणांक के अनुपात के बराबर है, तो क्या तीसरी स्थिति भी बराबर होगी? तो एक तो हम पढ़ चुके नहीं होगी, तो तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब होगी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी रेखा है वो कहलाएगी समपाती रेखा। क्या कहलाएगी? समपाती रेखा। कोई पूछे इसके कितने हल होंगे, तो हम बोलेंगे इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर हम कहें अनेक हल कैसे होंगे? अपरिमित रूप से होंगे, अपरिमित रूप से होंगे। ठीक है, अब ये रेखा संगत होगी या असंगत होगी, तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? संगत कहलाएगी। तो हमने क्या देखा अभी? तीनों स्थिति हमने पढ़ी। पहली स्थिति में यह था कि जो A और A2 गुणांक का अनुपात है वो B1 B2 गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो समीकरणें दी गई हैं वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। कैसी होगी? संगत होगी। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति हमने ये पढ़ी कि अगर A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर है, तब हम तीसरी कंडीशन को भी चेक करेंगे, क्या C1 C2 बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर C1 अपॉन C2 गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है तब ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा इसका। संगत होगी या असंगत, तो यह असंगत कहलाएगी। फिर तीसरी स्थिति यह बनती है जब C1 अपॉन C1 और C2 का जो अनुपात है वो इनके बराबर हो जाए, तब ऐसी रेखा समपाती रेखा कहलाती है। उसके अनेक हल होंगे, मतलब हम उसके एक से ज्यादा हल निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसी होगी वो रेखा? संगत होगी। ठीक है, तो ये जो स्थितियां हैं ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ ली जाती हैं।
आपको ये स्थिति दे दी जाएगी और ऑप्शन में आपको 4 चीजें रख दी जाएंगी। जैसे पहले प्रतिशत रख दिया, दूसरा समांतर या संपाती, या चौथा कोई हल नहीं या कोई नहीं इनमें से। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्थिति के अनुसार उसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमें बहुविकल्प में भी सहायता करती है, इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझा दी ताकि आप इसमें बहुविकल्प प्रश्न भी गलत ना करें। तो अब इन्हीं के आधार पर हम चलेंगे प्रश्नावली 3.1 की ओर, लेकिन वहां पर कुछ ग्राफीय विधि की सहायता से प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं आपको वहां ग्राफीय विधि की सहायता से प्रश्नों को समझाऊंगा। उनमें भी यही चीजें यूज होंगी, ग्राफ के माध्यम से होंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली 3.1 की ओर। तो जैसे हमने कहा हम प्रश्नावली 3.1 की ओर चलेंगे, लेकिन उसको करने से पहले जो स्थितियां मैंने आपको बताई थी उन स्थितियों के मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे और उसके प्रश्नावली 3.1 को आसानी से कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जो स्थितियां थी वो समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x प्लस वाई बराबर 9, और एक स्थिति ले ली मैंने 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि बताओ ये रेखा कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, ये संपाती है, इन तीनों में से ये रेखा कौन सी है। ठीक है, फिर उसी के आधार पर कितने हल होंगे, संगत है या संगत है, हम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चलते हैं। सबसे पहले मैं इन समीकरणों को इसके रूप में डालूंगा। हमें दिख रहा है कि इक्वल टू 0 और सी भी यहीं पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले मुझे इधर लेके जाना होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 2x प्लस वाई बराबर, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे 3y मान लिया। ठीक है, 3y, और यहाँ पे लिखूंगा ये 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। ये होगी पहली समीकरण। ठीक, दूसरे समीकरण को ऐसे मैं कन्वर्ट करूंगा तो 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। अब सबसे पहले मैं इससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की मान निकालूंगा क्या होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से a1 b1 और c1 निकलेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकलेंगे। आप चाहे इससे मान लो a2 b2 c2 या इससे मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो यही चलते हैं। तो अगर मैं समीकरण 1 से लेता हूं, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे देखा जाए कि जो x का गुणांक है a1 वो है मेरा 2, और जो b1 है वो है मेरा 3, और जो मेरा c1 है वो है मेरा -9। देखो यहाँ पे c प्लस का है और यहाँ पे c किसका, माइनस का, तो माइनस का कंसीडर करेंगे। ठीक है, आ जाओ इधर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो यहाँ पे देखा जाए a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 4 है, और जो c2 है उसकी वैल्यू -10 है। अब हम चलेंगे पहले कदम की ओर। पहले मैं a1 अपॉन a2, मतलब a1 और a2 के गुणांक का अनुपात निकालूंगा। तो क्या आएगा मेरे पे, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, तो इसका आ गया 2/3। अब मैं निकालूंगा b1 अपन b2 गुणांक का अनुपात, कितना आएगा, b1 3 b2 4। अब मैं निकालूंगा c1 अपन c2 का गुणांक, कितना होगा, -9 बटे में -10, माइनस माइनस कट गया, 9/10 आ गया। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या a1 अपन a2 का जो अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर है। देखो हमें दिख रहा है इसका मान है 2/3, इसका मान है 3/4। इसका मतलब है जो a1 और a2 का अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि जो a1 a2 का अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन में हमने पढ़ा था, अब इसके जब ये बराबर ही नहीं है तो मैं c1/c2 चेक ही नहीं करूंगा। c1/c2 कब चेक करते, जब हमारा a1/a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात बराबर होता, तब मैं ये चेक करता कि c1 c2 के अनुपात बराबर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो a1 और a2 का अनुपात है और जो b1 b2 का अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है जो समीकरणें मैंने ली थी वो कौन सी समीकरणें हैं, एक तरीके से वो प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है,
आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि प्रतिच्छेद है, संपाती, समांतर है, तो प्रतिच्छेद देंगे आंसर। अगर वो पूछ ले क्या ये दोनों रेखाएं संगत है या असंगत है, तब आप सिंपल बोल सकते हो ऐसी स्थिति में ये संगत कहलाती है। फिर ये पूछ सकता है इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होगा। तो हमें पता है ऐसी स्थिति में क्या बताया था मैंने कि इसके अद्वितीय हल होंगे या कोई एक हल होगा, हम ये भी कह सकते हैं इसके अद्वितीय हल। समझ में आया आपको कि हमने इसकी कैसी पहचान करी? ठीक है। अब ऐसे में एक एग्जांपल और दूंगा दूसरा, ऐसे में आपको दो एग्जांपल दूंगा। आइए चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। चलिए देखिए उदाहरण दूसरा हमने ले लिया 2x प्लस 4y बराबर 9। ठीक है, चलो 9 हमने पहले लिया था, अब हम 10 ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं 4x प्लस 8y बराबर 15। ठीक है, यहाँ पास दो समीकरण हैं। अब हमें इसमें फिर से बताना है कि ये रेखा कौन सी होगी, प्रतिच्छेद, संपाती या समांतर, ये संगत है या असंगत है, इसके कितने हल होंगे, अनेक, अद्वितीय या कोई हल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए सबसे पहला कार्य हमारा क्या है कि इन समीकरणों को मैं इस रूप में परिवर्तित करूंगा। ठीक है, तो कैसा होगा 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी क्या बनेगी 4x प्लस 8y माइनस 15 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण। ठीक है, आइए जानते हैं समीकरण एक से निकालते हैं अब हम। तो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 4, c1 की वैल्यू आ गई -10। ऐसे ही समीकरण 2 से निकालते हैं। a2 की वैल्यू हो गई 4, b2 की वैल्यू हो गई 8 और c2 की वैल्यू हो गई -15। ठीक है, चलिए अब हम चेक करेंगे, पहले इनके अनुपात का मान निकालेंगे तब हम इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो a और a2 का अनुपात जो होगा वो होगा 2/4। इसको हम काटे तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो a1 और a2 गुणांक का जो अनुपात आया वो आया 1/2। अब चलते हैं b1 अपॉन b2 की ओर। b1 और b2 का अनुपात क्या आएगा? ठीक है, 4/8। इसको भी काटो, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी c1 और c2 का अनुपात। ये हो गया -10 बटे -15, माइनस माइनस कट गया, 5 से काटो 2, 5 से काटा 3, ये आ गया 2/3। ठीक है, तो हमने सभी के अनुपात निकाल लिए। a1 a2 का अनुपात आया 1/2, b1 b2 का अनुपात आया 1/2, c1 c2 का अनुपात आया 2/3। अब हमने यहाँ पे क्या देखा अभी कि जो a1 a2 का जो अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो स्थिति कौन सी बनेगी हमारी कि a1 a2 का जो अनुपात है वो b1 अपॉन b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन जो c1 c2 का अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था हमारी रेखा क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद समांतर रेखा है तो इसके कितने हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अब ये संगत है या असंगत है, तो हम सिंपल कहेंगे ये हमारा असंगत है। समझे आप? हमें ये स्थिति के बारे में हमने यही तो पढ़ा था। आपसे तीनों में से किसी प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर है, तब हमें ये भी चेक करना है क्या c1 c2 का अनुपात बराबर है या नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमारा बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है, उसका कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। अब चलते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक है, आइए तो ये चलते एक तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया x प्लस 2y बराबर -4 मान लीजिए। ठीक है, और एक इक्वेशन ले ली मैंने 2x प्लस 4y बराबर -8। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसके रूप में लिखूंगा।
या जब अगर आपको दे रखी हो तो हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है उसको चेंज करने की, ठीक है। तो x प्लस 2y, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। इसको भी परिवर्तित करेंगे तो 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो a1 क्या आएगा हमारा, a1 आएगा 1 और b1 आएगा 2 और c1 आएगा 4। समीकरण 2 से a2 क्या आएगा हमारा 2, b2 क्या आएगा हमारा 4 और c2 क्या आएगा हमारा 8, ठीक है। अब हम पहले इनका अनुपात का मान निकालेंगे। a1 a2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। b1 b2 का जो अनुपात होगा वो 2/4, इसको हम काट सकते हैं तो इसका भी 1/2 आ गया, ठीक है। आप निकालते हैं c1 c2 का अनुपात 4/8, इसका भी 1/2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है कि जो a1 a2 का जो अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तब हमें तीसरी कंडीशन भी चेक करनी है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि c1 c2 का अनुपात बराबर होगा या नहीं होगा। तो हमें दिख रहा है c1 c2 का अनुपात भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमारी स्थिति क्या बनेगी कि a1 a2 का जो अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर है, तो c1 c2 भी इसके बराबर है। ऐसी स्थिति में हमारी रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है समपाती रेखा, ठीक है। कोई पूछे कितने हल होंगे तो हम बोलेंगे इसके अनेक हल होंगे, वो भी अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, ठीक है। उसके बाद रेखा हमारी संगत है या असंगत है तो हम कहेंगे ये रेखा हमारी संगत है, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने पढ़ा कि जो प्रश्न जो हमारा अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें सबसे पहले हमने जाना कि उसका मानक रूप क्या होता है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। फिर हमने प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले हमने उसके बारे में कुछ जानकारी ग्रहण की, जहां पे हमने उसकी 3 स्थितियां पढ़ी। a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद कहलाएगा। अगर दोनों बराबर हैं और तीसरी स्थिति बराबर नहीं है तो समांतर कहलाएगा, और अगर तीनों स्थितियां बराबर आती हैं तो वो समपाती कहलाएगा। इन सभी का प्रयोग हम प्रश्नावली 3.1 में करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कक्षा में, जब मैंने पहले कक्षा ली थी, कि जो भी कक्षा में पढ़ाऊंगा उसके आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है कि आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पूरे हो चुके हैं। वो आपको जल्द ही यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन सब के लिंक आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। लेकिन जो मेरी अध्याय की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।